अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार यास। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज का दिन काफ़ी अहम रहा। आईएमएफ मिशन की अहम मुलाकातें हुई हैं, चीफ जस्टिस से भी उनकी मुलाकात हुई है और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमएफ मिशन की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, अंदर की बात क्या है? देखिए, आईएमएफ मिशन जो है ना, इसके 2-3 कंसर्न्स होते हैं। एक तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज़ के हवाले से उसके कंसर्न्स होते हैं, जिसे एएमएल कहते हैं। हुँ, और आईएमएफ में जैसे पाकिस्तान पहले फेटफ में चला गया था, फिर हम फेटफ से निकले, उसमें टेरर फाइनेंसिंग वगैरह के लॉज़ फिर हमने बनाए और वो टेरर फाइनेंसिंग वगैरह के लॉज़ जो हैं, वो बनाने के बाद हम वो निकले फेटफ से। इसी तरह आईएमएफ का भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज़ के हवाले से और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जुडिशियल सिस्टम के हवाले से कंसर्न्स होते हैं। और दूसरा उनका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, उस हवाले से भी होते हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी लोग कहते हैं जी क्यों मिले हैं? देखिए, पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया में एक अलग ही मुकाम रखती है कि इसने पाकिस्तान की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माहदे हैं, उसमें इंटरफेयर किया। हुँ, मसलन वो रेकोडेक वाला माहिदा जो है वो इफ्तिखार चोई साहब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और उसके बाद जब उसकी पाकिस्तान को $6 बिलियन का जुर्माना हो गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से और पाकिस्तान को इंटरनेशनली एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी, तो जब उसकी रिकन्सिलिएशन हुई, तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट से इस माहदे को वेट करा के लाएँ। अब दुनिया में कहीं नहीं होता कि माली मुआहदों को कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से वेट करा के लाएँ और फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस मुआहदे को पे मंजूरी दी जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस था क्योंकि ये अदलिया का काम नहीं है। लेकिन चूँकि हमारी अदलिया ने टैक्स के मामलात हों या हमारी अदलिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामलात हों या आलमी मुआहदे हों, उनमें ऐसी इंटरफेरेंस की है जो दुनिया में किसी अदलिया ने नहीं की है और जो जिसका पाकिस्तान से आलमी सतह पर वक़ार भी मजरूह हुआ है। कोई पाकिस्तान का वक़ार बेहतर नहीं हुआ। जो हमारे माज़ी के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, बिलख़ुसूस इफ्तिख़ार चोई साहब वाला रेकोडेक का फ़ैसला और फ़ैसले, उनकी वजह से पाकिस्तान जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में डरता है कि यहाँ की जुडिशरी जो है, वो आलमी मुआहदे जिनमें इंटरनेशनल गारंटीज़ होती हैं, उनको उनमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी मुलाकात थी कि जुडिशरी उस हवाले से क्या सोचती है। आगे जो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, जुडिशरी उस पे दोबारा इंटरफेयर करेगी या नहीं करेगी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज़ क्या हैं। और जो टैक्सेशन गवर्नमेंट करती है, उसके ऊपर भी जुडिशरी का क्या है क्योंकि पाकिस्तान में तो अजीब बात है ना, अगर हुकूमत कोई टैक्स लगा दे तो जुडिशरी वो टैक्स मुअत्तल कर देती है। मतलब शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा जो उन कंपनियों पर टैक्स लगाया जिनका मुनाफ़ा 1 अरब से ज़्यादा था, उसे सुपर हुँ। टैक्स कहा तो वो जुडिशरी ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। और भी कई मामलात में पिछले दिनों एक लाहौर हाई कोर्ट में एक ऑयल कंपनी का केस है जिसके ऊपर एक जज साहब ने 8 साल से स्टे दिया हुआ है। और जी, सर। एक स्टडी ये भी आई कि वो 3.5 ट्रिलियन के जो टैक्स के मामलात हैं, वो जुडिशरी में स्टक हैं जुडिशरी के स्टे ऑर्डर्स की वजह से। तो लोग ये कहते हैं कि जी वो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत कर रही हैं, नहीं। पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान के माली मामलात में इस हद तक इंटरफेयर करती है कि आलमी मालियाती इदारे ये समझते हैं कि इनकी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं वो बहुत मुतासर होते हैं। इसलिए अदलिया से बात करनी बड़ी ज़रूरी है। मतलब अभी कल गवर्नमेंट अगर बिजली की कीमत बढ़ाए, फौरन हाई कोर्ट में रेट हो जाएगी। भई हाई कोर्ट का क्या काम है बिजली की कीमत से? पेट्रोल की हुँ, कीमत बढ़ाएँ, हाई कोर्ट में रेट हो जाएगी। कोई गवर्नमेंट काम करने लगे ना, गवर्नमेंट किसी चौक पे बत्ती लगा दे तो उसकी भी रेट हो जाती है कि जी गवर्नमेंट ने बत्ती लगाई है, ये बत्ती नहीं लगानी चाहिए। तो हुँ। हमारी जो जुडिशियल इंटरवेंशन है फाइनेंशियल मैटर्स में, वो बहुत ज़्यादा हो गया है और उसको इंटरनेशनल सतह पर भी कोई पसंद नहीं किया जा रहा। इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि आप देखिए ना पहले भी
अब जब रेकॉर्ड की रिकंसिलिएशन हुई तो क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला उनसे कहा नहीं कि आप इसकी तौसीक करें? तब चीफ जस्टिस ने कहा हमारे पास क्यों कराने आ गए हैं? उन्होंने कहा जी उन्होंने शर्त लगाई है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से तौसीक करा के लाएं, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखें इससे पहले स्टील मिल का जब निजकारी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल की निजकारी कैंसिल की, आज तक हम दोबारा वो निजकारी नहीं कर सके। इसी तरह और बहुत सारे माली मामलात में अदलिया की ऐसी मुदाखलत रही है जिसे इंटरनेशनली नहीं पसंद किया गया, और ये पाकिस्तान के बारे में राय बन गई हुई है कि पाकिस्तान की जुडिशरी गैर जरूरी तौर पर हुकूमत के माली मामलात में इंटरफेयर करती है। इसलिए आलमी मालियाती इदारे मजबूर हैं पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ बात करने के लिए। किसी को याद हो या ना याद हो, चाइनीज प्रोजेक्ट्स पे अदालतों ने स्टे दिया हुआ था, और साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, तो चाइनीज एम्बेसडर चल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब के पास गए कि आपने चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर, जिस पर चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, आपने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है जिसकी वजह से चीन को नुकसान हो रहा है, आप ये स्टे ऑर्डर खत्म करें। तब तो अदलिया की आजादी आपको खतरे में नजर नहीं आई कि जब चाइनीज एम्बेसडर ने, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा जी हमारा बात ही नहीं चलता, साकिब निसार साहब ने स्टे किए हुए, तब भी चाइनीज एम्बेसडर को इंटरवीन करना पड़ा जब ऑरेंज लाइन का फैसला ही 1.5 साल महफूज रहा, और आसिफ सईद खोसा साहब वो फैसला सुनाने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कहीं नून लीग को की हुकूमत को उसका फायदा ना हो जाए और इसको चलने ना दें। तब भी चाइनीज गवर्नमेंट बहुत नाराज थी और वो कह रही थी कि ये कैसी अदलिया है जिसने एक प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे देकर उसका फैसला ही 1.5 साल से महफूज किया हुआ है। तो पाकिस्तान की अदलिया ने ऐसे शानदार कारनामे किए हैं कि अब आलमी मालियाती इदारे हमारी अदलिया को एक जुडिशरी से ज्यादा एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पे देखते हैं जो माली मामलात में इंटरफेयर करती है। बाकी कोई आईएमएफ अडयाला तो नहीं चला गया, मतलब खत हुँ। तो इमरान खान ने अडयाला को, आईएमएफ को बहुत लिखे हैं, लेकिन आईएमएफ के मिशन ने कोई अडयाला जाने की फरमाइश तो नहीं की है जो हम कहें कि आईएमएफ के मिशन ने अडयाला जाने की फरमाइश कर दी है। आईएमएफ का मिशन जो चीफ जस्टिस को मिला है, उसका चीफ जस्टिस ने एलामिया भी जारी कर दिया है, और उसमें चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा है कि मेरा हलफ इजाजत नहीं देता कि मैं आपसे कुछ ज्यादा बात करूं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने पाकिस्तान के माली मामलात में इतना इंटरफेयर किया है। अभी तो कम, जब बजट पास होता है उस हुँ। उसके खिलाफ भी अदालत में रिट हो जाती है, और ये अदालत उस बजट के खिलाफ रिट सुनने लग जाती है। जैसे 26वीं, जैसे कोई भी कानून पास हो जाए तो उस कानून के खिलाफ रिट सुनने लग जाती है। तो हमारी जुडिशरी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहा जाता है, और जिसे कहा जाता है कि जुडिशरी जो है वो अपने अपने अपनी हदूद से तजावज करती है। इस वजह से आईएमएफ जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जुडिशियल कमीशन से मिला है, क्योंकि जो आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की जुडिशरी को एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर देखते सर, यहाँ पर आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों से बाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने आईएमएफ को क्लियर वे में कहा है कि हम हल्फ उठाते हैं। हम आपको तमाम चीज़ों पर ब्रीफिंग नहीं दे सकते। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक दो टोक बयान उनके सामने से दिया गया है। हैं। हाँ जरूर, वो उन्होंने जब कोई बहुत ज्यादा बात की होगी कुछ के मामलात के हवाले से, तो उन्होंने कहा होगा कि मेरा हलफ इसकी इजाजत नहीं देता और मैं एक हद से ज्यादा आपसे बात नहीं कर सकता। ये बात ठीक है, उन्होंने हो सकता है कुछ स्पेसिफिक केसेस के हवाले से भी बात की हो, माली मामलात के हुँ। और जो टैक्स के और दीगर, तो उन्होंने कहा होगा तो उससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका चीफ जस्टिस को मिलना बहुत मानीखेज है, और चीफ जस्टिस का ये जो जवाब है ये तो आइन के मुताबिक। सर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे खान साहब के खत को लेकर। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि खान साहब चाहते हैं आर्टिकल 184 की शिक 3, तो हमने आईनी बेंच को भेज दिया खत। अब वो देखेंगे, और ये इसमें आईन इन्वॉल्व होता है तो इसको आईनी बेंच ही सुनेगा। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई यूएसबी गई है जिसमें कोई सबूत है, तो क्या ये सही बात है या गलत है? बताइएगा। देखिए, आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो आईनी बेंच की जो कमेटी है, जो आईनी बेंच में केसेस लगाने का फैसला करती है, उनका हुँ। खत चीफ जस्टिस ने उस कमेटी को भेज दिया है कि वो फैसला करें कि ये केस लगाना है या नहीं लगाना।
और टेक्निकली अब चीफ जस्टिस खुद अकेले तो ये केसेस लगाने का फैसला नहीं करते हैं। तो अब देखना ये है कि आईनी बेंच की वो कमेटी उस केस को लगाने का फैसला करती है या नहीं करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी अगर आप राय पूछें तो मैं कहूँगा कि वो खत नहीं लगाना चाहिए अदालत। हुँ। ये खतों को अदालत में ज़ेर समाअत लाने का की जो रवाज है ये नहीं डालना चाहिए। देखिए, अगर इमरान खान साहब कोई पिटीशन करना चाहें 184(3) की तो वो पिटीशन करें। खत के ज़रिए जो जुडिशियल इंटरवेंशन है वो नहीं होनी चाहिए। और बिलख़ुसूस ये चीफ जस्टिस को खत लिखना, आर्मी चीफ को खत लिखना, इसकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इन इदारों के सरबराहान को आप सियासत में नहीं घसीटते हैं। अगर आज आपने एक सियासतदान के खत को 184(3) के तहत उस पे एक्शन लिया या उसको ज़ेर समाअत लाए, उसको पिटीशन में कन्वर्ट किया, तो कल बाकी सियासतदान भी आपको खत लिखेंगे और फिर मुतालबा किया जाएगा कि इमरान खान के खत पे तो फ़ौरन आपने एक्शन लिया, मेरे खत पे नहीं लेते हैं। किस-किस के खत पे अदलिया जो है फिर यूँ इस तरह 184(3) लेगी? लिहाज़ा हुँ। मेरे ख़्याल में, मेरी राय में अब उस खत को ज़ेर समाअत नहीं लाना चाहिए। वो उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर कोई जमात या कोई चीज़ कोई अदालत में कोई चीज़ ज़ेर-ए-समाअत लाना चाहते हैं, तो वो पिटीशन की सूरत में लाएँ। वो अपना सर वकील करें और वो पिटीशन हुँ। फाइल करें 184(3) की। ये ख़त को पिटीशन में कन्वर्ट करना मैं इसको कोई रीज़नेबल बात नहीं समझता। ये एक गलत रिवायत पैदा होगी। सब लोग फिर ख़त लिखना शुरू हो जाएँगे और चीफ जस्टिस से मुतालबा करेंगे कि हमारे ख़त को पिटीशन में कन्वर्ट किया जाए। तो चीफ जस्टिस किस-किस के खत को पिटीशन में कन्वर्ट करेंगे? इमरान खान से रोज़ वुकला मिलते हैं, वो पिटीशन दायर कर सकते हैं, उन्हें पिटीशन दायर करनी चाहिए। जी। सर, आज वैसे चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया मुझे तो बहुत ज़्यादा खत मौसूल होते हैं, फिर मुझे एक वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी खत आया हुआ है। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अहम रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से और फिर उन रिमार्क्स का जवाब भी दिया गया नहीं, है। नहीं, आप मैं वज़ीर-ए-आज़म के खत पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने कोई अदालती इस्लाहात या हुकूमत और अदलिया के दरमियान किसी बातचीत के हवाले से खत लिखा होगा। उन्होंने कोई चीफ जस्टिस को ये नहीं कहा होगा कि मेरी ये बातें अदालत में ज़ेर-ए-समाअत ले आएँ या हुँ। इन-इन बातों में देखिए, हुकूमत और अदलिया के दरमियान बहुत सारे मामलात में कोलैबोरेशन होता है। जुडिशरी जी। को फंड्स भी देने होते हैं। गवर्नमेंट ऐसी कानून साज़ी भी करना चाहती है, जिससे जिससे ज अदालती इस्लाहात हों। और आज चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि हम तो ऑपोज़िशन के साथ और गवर्नमेंट के साथ अदालती इस्लाहात पर मुशावरत करना चाहते हैं। लेकिन ऑपोज़िशन उमर अय्यूब है ना, ऑपोज़िशन इमरान खान नहीं है। आप बात समझें। वो हुँ। अदालती इस्लाहात पर मुशावरत इमरान खान से नहीं होगी, उमर अय्यूब से होगी जो कौमी असम्बली में कायदे-इज़्ज़ इख्तिलाफ़ हैं। हुँ। और वज़ीर-ए-आज़म जो कायदे-ऐवान हैं। लिहाज़ा वज़ीर-ए-आज़म के ख़त के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि अदालती इस्लाहात पर मैं सिर्फ़ हुकूमत नहीं, ऑपोज़िशन से भी बात करने को तैयार हूँ और इस ज़िमन में वज़ीर-ए-आज़म का ख़त भी उन्हें मौसूल हुआ है। सर फिर अब दोबारा वही सवाल की तरफ आती हूँ। तो सर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं, फिर हमने देखा विदिन नो टाइम स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उसका जवाब भी आ गया और कहा गया कि पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। तो ये जवाबुल जवाब, फिर ये क्या सारा मामला है? अब आगे क्या इस पर कोई पेशरफ्त होगी? ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी को बड़ी अफ़सोसनाक बात है कि पार्लिमान को गाली देने का एक रवाज पैदा हो गया है जी कि पार्लिमान काम नहीं कर रही, इदारे कौमी असम्बली काम नहीं कर रही और जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है, जमहूरी इदारे काम नहीं कर रहे। रेडिक्यूल करते हैं जजेस अपने रिमार्क्स में और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी ऐसे ही किया। और मैं समझता हूँ कि एक जज को ये का मनसब नहीं है कि वो पाकिस्तान की पार्लिमान के बारे में तौहीन-अमेज़ एक कलमात करे या तौहीन-अमेज़ बात करे। मेरी तो राय ये है कि जजेस के खिलाफ तौहीन पार्लिमान की कार्रवाई होनी चाहिए। हुँ। हम पाकिस्तान के जजेस को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो जज के मनसब पर बैठकर पाकिस्तान की पार्लिमान को गालियाँ दें और पाकिस्तान की पार्लिमान को बुरा-भला कहें, पाकिस्तान की पार्लिमान के बनाए हुए कवानीन को रेडिक्यूल करें, उसके मेंबरान को रेडिक्यूल करें। उन्हें बहरहाल पाकिस्तान की जमहूरियत का एहतराम करना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान की जमहूरियत के तकद्दुस का एहतराम करना चाहिए, उन्हें पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। एक तो हमारी अदलिया ने और जजेस ने खुद को सुप्रीम समझना शुरू कर दिया है हुँ। और वो समझते हैं कि वो पार्लियामेंट से ऊपर हैं।
वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन का जायजा ले सकते हैं, लिहाजा वो पार्लियामेंट से ऊपर हैं। ये गलत सोच है। वो पार्लियामेंट के ताबे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। तो कानून और आइन में तरमीम का अख्तियार पार्लियामेंट के पास है, उसका जायजा लेने का अख्तियार भी अदलिया के पास नहीं है। और वो ये जो इख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। लिहाजा हुँ, मुझे देखिए ना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पिछले दिनों एक कहा कि एक खत में से 26वीं तरमीम निकल आई। तब भी उन्होंने एक सियासी बात की। और मैं समझता हूँ कि तब उन्होंने भी, अब मैं भी उसके जवाब में ये कह सकता हूँ कि एक सियासी खत ने मुल्क के सियासतदानों को इस बात पर मजबूर किया कि अदलिया में से सियासी खत खत्म किए जाएं और सियासत खत्म की जाए। जो अदलिया के अंदर सियासत है और जो जुडिशल जुडिशल पॉलिटिक्स है, जो अदलिया ये समझती है कि पाकिस्तान की सियासत में उसका एक किरदार है, वो हुकूमत को घर भेज सकती है, वो अरकान पार्लियामेंट को घर भेज सकती है, वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को खत्म कर सकती है। इसने पाकिस्तान की अदलिया के वकार को भी मजरूह किया है और पाकिस्तान की जमहूरियत को भी कमजोर किया है। और जजेस की ये जो सोच है और उनके जो रिमार्क्स हैं, ऐसे रिमार्क्स एक आमराना जज के हो सकते हैं, अदालती जज के नहीं हो सकते हैं। हुँ। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी तो सरदार एयाज सादिक साहब ने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि लीनिएंट व्यू लिया है। अगर कोई पार्लियामेंट की तौहीन करे तो तौहीन पार्लियामेंट को भी, एक के कानून को भी एक्शन में आना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।